नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान कक्षा बोर्ड। विद्यार्थियों, अपनी एक इकाई कंप्लीट हो गई। आज हमें सेकंड इकाई स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, हमारी जो बुक है सेकंड पार्ट की एक इकाई 3 लेसनों की अपनी कंप्लीट हो गई है। ये सेकंड इकाई स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। सेकंड इकाई का नाम है भारत में शासन। ये इकाई का नाम है भारत में शासन। क्या है ये? इकाई है। और हमारा जो पाठ है तीसरी इकाई का, जो सेकंड इकाई है, सेकंड इकाई का पहला पाठ है वो है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें एक चीज जान लेते हैं कि पहले तो हम संसद के बारे में जानेंगे कि संसद क्या है, किसे कहते हैं संसद। फिर हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे अलग अलग। संसद दोनों सदनों का संयुक्त हो गया, तो पहले तो हम संसद के बारे में जानेंगे, उसके बाद लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा। संसद अगर हमने अच्छे समझ ली तो लोकसभा राज्यसभा समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों से मिलकर के ही संसद बनती है। आगे और हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा सरकार के अंग, पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अंग 3 होते हैं। व्यवस्थापिका, जैसे अक्सर आप विधायिका भी पढ़ते हैं। कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। इस इकाई में हमें तीनों लेसनों को बड़े स्तर पर पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट में हमें जो सरकार के अंग हैं उनमें सबसे पहले व्यवस्थापिका, जिसे अक्सर हम क्या देते हैं नाम, विधायिका, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यही संसद है। व्यवस्थापिका कह दो, विधायिका कह दो, फिर इनके नाम ऐसे आने का वजह, चलो मैं बता देता हूँ। एक बार इनके नामों का अर्थ जान लेते हैं। इसको संसद को ही विधायिका भी कहते हैं। विधायिका क्योंकि ये विधेयक तैयार करती है। विधेयक के बारे में आपको समझाऊंगा। विधेयक कहते हैं कच्चे कानून को। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलता कोई कानून विधेयक कहलाता है। व्यवस्थापिका देश में शासन व्यवस्था या व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सदन की है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी, व्यवस्था बनाता है, इसे इसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं। विधायिका। अब देखते हैं संसद। सरकार के अंग पढ़ लिया हमने। व्यवस्थापिका। विश्व में संसदों के नाम, कुछ देशों के नाम बता रहा हूं मैं। ब्रिटेन, पार्लियामेंट। अमेरिका, कांग्रेस। जापान, डायट।
जर्मनी, बुंडेस्तान। अफगानिस्तान, सूरा। इराक, मजलिस। मतलब ये अलग अलग नाम है। जैसे भारत में इन्हीं नामों को संसद कहा गया है। भारत में इन्हीं को क्या कहा गया है? संसद। ठीक है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट, अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डायट, जर्मनी में बुंडेस्तान, अफगानिस्तान में शूरा और इराक में मजलिस। ये दुनिया भर में अलग अलग नाम हैं किसके? संसद के। मतलब संसद को अलग अलग नामों से इस प्रकार से जाना जाता है। चलो विद्यार्थियों आगे देखते हैं। सबसे पहले तो यह है संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में किया गया है। सर संसद का उल्लेख, एक चीज आपको समझा दूं, कई बार बेसिक क्वेश्चन होता है संसद के सदन। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी, संसद के अंग। अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सदन तो कौन से आगे, अंग कौन सा रह गया। कई विद्यार्थी क्या है कि अंगों को ही सदन बोल देते हैं, कई सदनों को अंग बोल देते हैं। विद्यार्थियों सदन तो है दो, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर अंग की बात करें तो ये दो तो है ही हैं, तीसरा और जुड़ जाएगा इसमें और वो होगा राष्ट्रपति। कहेंगे सर कैसे? मैं आपको बता दूं, ये दो जो सदन हैं, ये सदन तब तक अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते जब तक इनके साथ कौन नहीं जुड़ेगा? राष्ट्रपति नहीं जुड़ेगा। जैसे मान लो इन दोनों सदनों ने कोई विधेयक तैयार कर लिया, राष्ट्रपति की स्वीकृति या परमिशन के बिना वो विधेयक कानून बन नहीं सकता। ये राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न क्या माना गया है? अभिन्न, जिसे हम भिन्न यानी अलग नहीं कर सकते। मतलब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अलग कर दिया तो संसद का जो वजूद है, संसद का जो कार्य है, वो उसको अंजाम दे ही नहीं पाएगी। मतलब कार्यपालिका का जो अस्तित्व है वो गायब हो जाएगा। चलो साहब, संसद की अगर हम बात करें, संसद की जानकारी या फिर दो सदनों की जानकारी, दो सदनों की जानकारी हमें ऋग्वेदिक काल से मिल रही है। कब से मिल रही है भाई? ऋग्वेदिक काल से। संसद की जानकारी या फिर दो सदनों की जानकारी हमें कब से मिलती है? ऋग्वेदिक काल से मिलती है। ऋग्वेदिक काल, इसमें दो नाम मिलते हैं, एक तो सभा और दूसरा मिलता है समिति। ठीक है, मतलब ऋग्वेद में इनको सभा और समिति को राजा की दो पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। सभा तो आज की राज्यसभा की इक्वल है, सभा तो आज की राज्यसभा के इक्वल है और समिति आज की लोकसभा की इक्वल है। मतलब आज जो लोकसभा है ऋग्वेदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी? समिति। आज जो राज्यसभा है वो
ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी? सभा के नाम से। तो सभा और समिति आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से अस्तित्व में थी, और जो आज क्या बन गई? राज्यसभा और लोकसभा। इन सदनों की शुरुआत ब्रिटिश काल में भी हो गई थी। इन सदनों की शुरुआत कब से हो गई थी? ब्रिटिश काल में। सर ब्रिटिश काल में जैसे एक तो 1833 का जो चार्टर है, जो कानून बन के आया था, उसमें, या फिर आप 1909 कह दो, उसमें 1909 का अधिनियम मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया था, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, या फिर 1935 का भारतीय स्वशासन अधिनियम। इनमें भी दो सदनों की जानकारी हमें मिलती है। तो सर जैसे अब अंतिम हमारे पास बड़े लेवल पर यही है, तो आप पूछेंगे सर इसमें दो सदन कौन कौन से थे? बिल्कुल, दो सदन थे। एक तो था राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा। मतलब ब्रिटिश शासन काल या अंग्रेजी शासन काल, ये जो बातें कर रहा हूं मैं, ये ब्रिटिश काल की बातें कर रहा हूं मैं। कब की बातें कर रहा हूं भाई? ब्रिटिश काल की बातें कर रहा हूं, ये उस समय की बातें हैं। हाँ विद्यार्थियों, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि राज्य परिषद विधानसभा दो सदन थे। कब? ब्रिटिश शासन काल में, मतलब अंग्रेजी शासन काल के दौरान दो सदन थे, और दोनों सदनों से ही आगे चल करके लोकसभा, विधानसभा तो क्या बन गई? लोकसभा। राज्य परिषद क्या बन गई? राज्यसभा। संसद का गठन, अपना जो टॉपिक है वो है संसद का गठन। विद्यार्थियों, संसद के गठन की जानकारी, संसद के गठन की जानकारी अनुच्छेद 79 में दी गई है। मतलब अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है, इसमें अनुच्छेद 79 में 79 बताया गया है कि संसद के दो सदन होंगे। दो सदन किसने बताया गया है? अनुच्छेद 79 में बताया गया गठन के बारे में। संसद के दो सदन होंगे, कौन कौन से? वो अभी मैं बता चुका हूं आपको, फिर से रिपीट हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। एक बार, संसद के दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, तथा राष्ट्रपति इसका, मतलब किसका? संसद का, इसका अभिन्न, बता चुका हूं मैं, दोबारा आ रहा है, अभिन्न अंग होगा। दोबारा देख लो, संसद का गठन पढ़ रहे हैं हम। संसद के गठन की जानकारी अनुच्छेद 79 में दी गई है। 79 याद रखना, कई बार पूछ चुका है। संसद के दो सदन होंगे, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होगा। किसका? संसद का। दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति होना आवश्यक है।
संसद के लिए निर्वाचित सदस्यों की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं। अब सुनो, संसद के लिए निर्वाचित सदस्यों की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं। योग्यता मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, निर्योग्यता मतलब कौन सी चीज अगर होगी तो वो हट जाएगा। सबसे पहले हम योग्यता देखते हैं एक बार के लिए। वह है भारत का नागरिक हो। सबसे पहला तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास नागरिकता होनी चाहिए। किसकी? भारत की। अब देख रहे हैं हमें आयु की बात। एक बात समझ लो, आयु का लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग है। आयु लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। मतलब दो योग्यता तो हो गई। वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। वह है दोनों में किसी भी लाभ के पद पर न हो। मतलब चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो चाहे राज्यसभा का, अगर वो किसी पद पर है, जैसे मान लो वो गवर्नमेंट वर्कर है, तो वो इस पद पर तब तक नहीं लड़ सकता जब तक उस सामने वाला जिस पद पर नौकरी कर रहा है या जिस पे नियुक्त है वो उसको न छोड़ दे। वह है पागल या दिवालिया घोषित न हो। अब कहेंगे सर पागल या दिवालिया, देखो विद्यार्थी हो, पागल तो घोषित करता है कौन? हॉस्पिटल। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है पागल था या पागल किसी वजह से हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर चुनाव लड़ना चाहिए, अगर घोषित हो गया कि पागल है और वो ठीक भी भले ठीक भी हो गया हो तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता अगर हॉस्पिटल ने इसे पागल घोषित कर रखा है तो। दिवालिया, दिवालिया घोषित कौन करता है? दिवालिया घोषित करता है विद्यार्थियों बैंक। कहेंगे सर कैसे घोषित करता है बैंक? बैंक घोषित करता है जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने बैंक से ऋण ले लिया, बैंक से उसने जितना भी लोन ले लिया और अंत में उसने देने से मना कर दिया कि साहब मेरे पास तो एक फूटी कोडी नहीं है, मतलब मेरे पास ये पैसा नहीं है जो मैंने बैंक से लिया था, मैं तो कर्जदार हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे समय में बैंक उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कोशिश करती है। जब उसके पास प्रॉपर्टी भी नहीं होती तो बैंक उसे रजिस्टर्ड दिवालिया घोषित कर देते कि साहब ये दिवालिया है और इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं कर सकता। आप जानते हो जब वो बैंक का पैसा खा गया तो वो देश का पैसा खा जाएगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा एक लाइन और डाल दें, वह है संसद द्वारा तय शर्तों को पूरी करता हो। अब इसके अलावा जैसे मान लो कोई शर्त है, कोई भी शर्त वह संसद द्वारा तय शर्तों, संसद ने जो भी शर्त तय कर रखी है इसके अलावा, जैसे मान लो कोई शर्त आपसे छूट गई तो आप ये लाइन और डाल दो कि वह संसद द्वारा तय शर्तों को पूरी करता हो। संसद ने जो भी शर्तें लगा रखी है वो पूरी करता हो। ठीक है, तो ये योग्यताएं हो गई। एक बार देख लो संसद के लिए निर्वाचित सदस्यों की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, आयु लोकसभा के लिए अलग है और राज्यसभा के लिए अलग है। लोकसभा के लिए तो कितनी है भाई? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष। वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। मैंने बता दिया आपको लाभ का पद कैसे,
कि किसी भी पद पर अगर व्यक्ति है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, लड़ने से पहले उसे उस पद को छोड़ना होगा। वह पागल या दिवालिया नहीं हो, पागल हॉस्पिटल घोषित करता है और दिवालिया बैंक घोषित करता है, और वह संसद द्वारा तय शर्तें पूरी करता हो। यह तो हो गई योग्यताएं। ठीक है, अब नियोग्यता ही देख रहे हैं हम। जैसे मान लो एक तो इसने घोषणा पत्र में दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर ये नियोग्यता उसकी। कैसे? जैसे मान लो बैंक से दिवालिया घोषित है और काफी लंबा समय हो गया और दूसरी जगह अगर बस गया, फिर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन दिवालिया घोषित तो है ना वो। अगर ये जानकारी उसने गलत दे दी और बाद में पता लग गई तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। एक व्यक्ति 2 जगह, मतलब लोकसभा में 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। लड़ लिया, अब 2 जगह चुनाव लड़ लिया, दोनों जगह जीत गया वो, तो एक जगह उसे छोड़नी पड़ेगी। दोनों जगह से नहीं रह सकता वो। एक व्यक्ति 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, लड़ लिया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तो लड़ा था इन्होंने गुजरात के गांधीनगर से और दूसरा लड़ा था वाराणसी से। दोनों जगह जीत गए तो इन्होंने वाराणसी सीट रख ली और गांधीनगर की छोड़ दी। चलो साहब, नेक्स्ट एक और है संसद सदस्य की नियोग्यता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर लिया गया, अब बताऊंगा आगे मैं मनोनयन के बारे में भी। मनोनीत कर लिया गया और मनोनीत करने के बाद उसके लिए उसके सामने एक शर्त रहती है 6 महीने तक वो संसद का सदस्य बन जाए। मान लो 6 महीने तक न तो जैसे मान लो कोई भी लोकसभा सीट है वो खाली हो गई, उसके ऊपर चुनाव लड़के जीत जाए, या फिर राज्यसभा में मनोनीत हो जाए वो, या फिर राज्यसभा में चुनाव लड़के आ जाए। अगर वो किसी भी शर्त के अनुसार नहीं आ पाता है तो उसे 6 महीने बाद उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। चलो अब है शपथ। संसद सदस्यों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित किया गया व्यक्ति शपथ दिलाता है। अब आप कहेंगे सर नामित किसको करता है? एक चीज निकल करके आ रही है कि सर चलो राष्ट्रपति दिला दी, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि उसके दौरान नामित, राष्ट्रपति किसको नामित करेगा? जो लोकसभा चुन करके आई है, जो लोकसभा चुन करके आई है, इसमें वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नामित करता है, एक चीज। दूसरा, उसका नाम रखा गया है, भारतीय संविधान में उसका एक नाम दिया गया है और उसका नाम लगभग क्या रहता है भाई? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर मोस्टली जैसे लोकसभा चुन करके आई है, लोकसभा में वरिष्ठ सदस्य जो भी है राष्ट्रपति उसको नामित कर लेता है और ये प्रोटेम स्पीकर के नाम से उनको शपथ दिलाता है। किनको? सदस्यों को, संसद के सदस्यों को।
गणपूर्ति। अक्सर इसका दूसरा शब्द भी प्रयोग में लिया जाता है और वो है कोरम। कि भाई कोरम क्या है संसद की, गणपूर्ति क्या है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, अक्सर इसे गलत कर बैठते हैं। सदन की, संसद के सदन मतलब एक तो क्या लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो एक एक देख लेते हैं हम। सबसे पहले लोकसभा की पहली चीज तो एक ध्यान में रखें, संसद के सदन के 1/, कुल सदस्यों का, संसद के सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। मतलब संसद के सदन, जैसे मान लो संसद का कोई भी सदन चल रहा है, बैठक चल रही है, उस बैठक में कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? 1/10वां भाग। 1/10वां भाग होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होते हैं तो बैठक मान्य नहीं होती है। देखो मैं बताऊं, जैसे हम लोकसभा की निकालते हैं, अभी दोबारा समझा रहा हूं आपको मैं। लोकसभा 1/10 गुणा कितनी है लोकसभा की? 545। तो कितने आगे? 54.5 बराबर 55 सदस्य। ठीक है। राज्यसभा की निकालते हैं, 1/10 गुणा 245 कितने आ जाएंगे? 24.5 मतलब बराबर 25 सदस्य। अब सुनो, अगर लोकसभा की कोई बैठक होती है, कोई भी बैठक होती है एनुअल, उस बैठक में अगर 55 सदस्य नहीं है तो वो कोरम की पूर्ति में नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर 50 सदस्य बैठ करके कोई भी कानून बना लें, कोई विधेयक पारित कर लें या फिर किसी प्रकार का डिसीजन ले लें, निर्णय ले लें, तो वो मान्य नहीं होगा। उसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 55 सदस्य। तो कोरम मान्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। किसकी? लोकसभा की। राज्यसभा की 245 सदस्य हैं, तो कितने होने चाहिए? कम से कम 25। 25 से कम है तो बैठक मान्य नहीं होगी। तो गणपूर्ति कोरम संसद के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा का कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। कुल सदस्य कितने हैं? 545। 10वां भाग बटा 10 55 आ गए। 54.5 मतलब 55। 1/10 245, 24.5 बराबर 25। तो ये है संसद का कोरम, गणपूर्ति। संसद की भाषा। विद्यार्थियों, संसद की भाषा की अगर हम बात करें तो एक तो है आपकी हिंदी और दूसरी है आपकी अंग्रेजी। दो तो भाषा होगी आपकी। अब इन दो भाषाओं में इसके अलावा पीठासीन अधिकारी, संसद के जो सदन हैं, सदन में जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी की अनुमति से, अगर वो अनुमति देते हैं तो क्षेत्रीय भाषा, अगर परमिशन देते हैं तो ही क्षेत्रीय भाषा। जैसे मान लो कोई कर्नाटक का है तो कन्नड़ में बोल सकता है, ठीक है, कोई पंजाब का है तो पंजाबी में बोल सकता है। तो ये 3 भाषाएं संसद की। अब एक शब्द आ रहा है सर, पीठासीन अधिकारी। देखो विद्यार्थियों, दोनों सदनों में ये अलग अलग होते हैं। बात कर लें आप लोकसभा की, तो लोकसभा में भी अलग होता है। जैसे आप अक्सर क्या नाम देते हैं भाई? लोकसभा अध्यक्ष। क्या नाम देते हैं बेटा? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी है राज्यसभा, इसमें कहते हैं सभापति।
अब आप कहेंगे सर सभापति ये होते कौन हैं? इनके नेक्स्ट आपकी क्लास होगी जिनमें मैं आपको समझाऊंगा कि लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, इसकी शक्तियाँ क्या है, कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में सभापति, अक्सर वैसे बता देता हूँ, सभापति हमेशा लोकसभा में तो उन सदस्यों में चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा में सभापति हमेशा एक ही व्यक्ति होता है। जिस पद पर वो होगा वही, जैसे भारत में एक सिस्टम है, योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्यसभा का सभापति भी निश्चित एक पद दे रखा है और वो पद है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति जो होगा वो कौन होगा? सभापति होगा। किसका? राज्यसभा का। इसे आगे इसकी डिटेल से हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है संसद का गठन आपने पढ़ लिया, संसद के बारे में पढ़ा आपने कि संसद प्राचीन काल से ही थी, सभा और समिति दो सदनों में आपने पढ़ा है, यही आगे चल करके समिति लोकसभा थी, सभा राज्यसभा थी। वर्तमान में आपने ये भी पढ़ा है कि भाई संसद का गठन अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में तय किया गया है कि भाई दो सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या राष्ट्रपति की परमिशन के बिना संसद द्वारा तय कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, उसकी परमिशन से ही कानून बनता है। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि ये हमें टॉपिक देखते चलना है। जैसे कोरम पढ़ी हमने, संसद का गठन पढ़ा हमने, संसद की जो मतलब सदस्यों की जो योग्यता है वो पढ़ी हमने, तो इनको आपको रिपीट करके देखनी है और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इसको नोट कर लेना, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट कल की क्लास में जय हिंद।